तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सूरज कुमार। तो चलिए फिजिक्स लेकर हम आए हैं। तो उसमें से हम जैसे चैप्टर वाइज में चल रहा था उसी चैप्टर में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़े हैं। तो पिछली क्लास में मेरा था स्मॉल जी का मान, यानी कि कहाँ क्या मान होता है। उसके बाद था कैपिटल जी का भी मान हम बताए थे। लेकिन आज लेकर आए हैं लिफ्ट में पिंड का भार। तो देखिए चार चार यहाँ यानी कि चार चार होती पॉइंट है, यानी कि लिफ्ट में पिंड का चार चार कंडीशन है। मतलब कौन कौन सा कंडीशन कैसे होता है लिफ्ट में। तो चलिए लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है किस कंडीशन में। तो पहला कंडीशन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर आती है, यानी कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का मान यानी कि पिंड का भार जो होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि पहला कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है क्या आती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का जो भार होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि बढ़ा हुआ होता है। फिर है दूसरा कंडीशन, मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है। पहला क्या है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, दूसरा है लिफ्ट जब नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें स्थित पिंड का मान जो होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है उसमें स्थित पिंड का जो मान होता है उसका भार यानी जो होता है घटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि पहला कंडीशन क्या था, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार उसमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसमें भार घटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे करती है, यानी एक समान वेग से ऊपर जा रही है एक समान वेग से नीचे आ रही है, तो उसमें स्थित पिंड का मान क्या होता परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जितना मान है उतना ही रहता है। यानी कि उसका भार में ना ही ज्यादा होता ना घटता ना बढ़ता, यानी कि परिवर्तन समान रहता है। फिर यदि नीचे, चौथा कंडीशन, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए। क्या कहता है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। क्या होता है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का मान क्या हो जाता है, यानी कि भार शून्य हो जाता है। यानी कि चार जो कंडीशन है काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान देना है। जब लिफ्ट ऊपर जाए तो उसमें स्थित पिंड का मान बढ़ जाता है, जब लिफ्ट नीचे जाए तो उसमें स्थित पिंड का मान घट जाता है, और एक समान वेग से ऊपर नीचे करता है तो उसमें पिंड का मान न बढ़ता न घटता है, यानी कि समान रहता है। और यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें स्थित पिंड का मान यानी कि शून्य हो जाता है। फिर है तीसरा पॉइंट क्या है, यानी कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत रहता है। यानी प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग क्या रहता है, समान रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, समान रहता है, फिक्स होता है। उसमें से कुछ है, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, जब ग्रह क्या होता है सूर्य के निकट होता है, कुछ कुछ चीज है ज्योग्राफी का भी, तो ज्योग्राफी ध्यान नहीं देना, ये सब चीज अगर हो सकता है तो फिर हम इसको ज्योग्राफी में भी फिर से ये मिल सकता है। तो क्या है, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो वेग बढ़ जाता है, और जब दूर हो जाता है यानी कि दूर जाता है तो उसका वेग घट जाता है। पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, समान रहता है, फिक्स रहता है। फिर जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, यानी कि जब ग्रह क्या होता है सूर्य के निकट होता है तो वेग बढ़ जाता है, और जब ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है तो उसका वेग क्या होता है, घट जाता है। फिर सूर्य के निकट ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का है, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और उसका परिक्रमण काल कितना है, तो 88 दिन का है। पहला पॉइंट क्या है, सूर्य के निकटतम सबसे ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और उसका परिक्रमण काल कितना है, तो 88 दिन का है। फिर जबकि सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष का है। सबसे निकट ग्रह बुध है, इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है, और सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं, और उसका परिक्रमण काल क्या है, 165 वर्ष है। ध्यान दीजिए सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा था, तो प्लूटो था, उसको IAU ने यानी कि ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है।
अब यानी कि उस ग्रह को हटाने के बाद सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा बन गया, तो वरुण बन गया है। यानी कि नेपच्यून हटाने के बाद सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून, और उसका परिक्रमण काल है 165 वर्ष। और सबसे निकटतम ग्रह बुध, इसका परिक्रमण काल है 88 दिन का। फिर चलते हैं उपग्रह। ये चल रहे थे ग्रह पर थोड़ी सी बात, फिर ज्योग्राफी में हम चलेंगे तो फिर अच्छी तरह से बात होगा, यानी कि लंबा चलेगी। फिर चलते हैं उपग्रह। उपग्रह किसको कहते हैं, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिए, जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। यानी उपग्रह किसको कहते हैं, ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले पिंड, यानी कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। फिर है उपग्रह की कक्षीय चाल। क्या है, उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। क्या है, उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। फिर उपग्रह पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगा। उपग्रह की कक्षीय चाल क्या है, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी यानी कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी कि उपग्रह जो है पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूर होगा उसकी चाल क्या होगी, उतनी कम होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 1 घंटा 24 मिनट का। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है। क्या होता है पृथ्वी के, तो 1 घंटा 24 मिनट होता है, ध्यान देना है। फिर दाब क्या है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का क्या डेफिनेशन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। दाब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दाब का क्या होता है, फॉर्मूला होता है दाब बराबर, यानी कि प्रेशर बराबर। तो लिख दें प्रेशर बराबर क्या होगा, शॉर्ट में F/A, यानी कि F बराबर फोर्स हो गया बल आपका, A हो गया क्षेत्रफल एरिया। तो इसी से आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, SI यूनिट। SI यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रेशर बराबर क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया, यानी कि F हो गया फोर्स, A हो गया एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं, दाब का SI मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं पास्कल। यानी कि दाब का SI मात्रक अगर पूछ दे, यानी कि ऑप्शन में अगर पास्कल नहीं लिखा रहे, इस तरह लिखा रहे, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। दाब का SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ज्यादातर आपको पास्कल नजर आएगा, ज्यादातर दाब का SI मात्रक क्या मिलेगा, पास्कल मिलेगा। लेकिन अगर बनाते हैं यूनिट हम, तो ऐसे बनता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब एक क्या है, तो अदिश राशि है। ये सब चीज हम बता चुके हैं। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है, ध्यान देना, दाब एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। फिर है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है, बार होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है, बार। अगर ध्यान दें, अगर पूछ दे दाब का SI मात्रक भी, तो ये हम लिख सकते हैं आराम से, यानी कि दाब का SI मात्रक बार भी होता है। यानी कि कोई भी दाब रहे, वायुमंडलीय दाब कोई भी दाब रहे, अगर उसका SI मात्रक है तो दाब का भी SI मात्रक वही होगा। यानी कि दाब का SI मात्रक हम बार भी आराम से कर सकते हैं। फिर वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को क्या है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ये जितना भी मापने का यंत्र है, इस यंत्र को हम एक क्लास में स्पेशली सिर्फ मापने का यंत्र ही रहेगा, स्पेशली एक क्लास तो हम लेकर आएंगे। लेकिन वायुमंडलीय चर्चा चल रहा था, तो उसी को लेकर हम वायुमंडलीय दाब का सिर्फ एक मापने का यंत्र लाए हैं। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब
यानी कि किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसी की सहायता से हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। तो देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर ध्यान रखना इस सब चीज को, सारा इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कुछ कुछ चीज को आप कंफ्यूजन, यानी कि इस सब चीज में ज्यादातर कंफ्यूजन कर सकते हैं। कौन सा, तो लिफ्ट वाला, यानी कि कंडीशन में ज्यादातर कंफ्यूजन का बात आती है, तो इस सब चीज पर ज्यादातर ध्यान देना। ऐसे में तो सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऐसा मात्रा दाब वगैरह का आया, तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लिफ्ट वाला कंडीशन ज्यादातर कंफ्यूजन पैदा करती है, यानी कि भूल भी जाते हैं कहाँ क्या होगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।